अच्छा जी, सही आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने लास्ट टाइम क्लास में यहाँ तक क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर लिया था पेपर, ठीक है। क्वेश्चन 7 रह गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, फिर है 9 और फिर है 10। तो मतलब ये है कि विद इन 45 मिनट्स, 1 घंटे पूरा सॉल्व करा दूंगा, ठीक है आप लोगों को मैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि तानिया प्लांट सम सीड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट अ सीड विल प्रोड्यूस ए 0.8, जो कि गिवन है यहाँ पर, दैट इज 0.8। When a seed produces flowers, the probability that the flowers are red is 0.6। तो मतलब रेड की आ गई है 0.6। ये कब करना है? जब फ्लावर प्रोड्यूस हो, ठीक है। मतलब कि आपके पास यहाँ आ गया 0.6। द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर्स आर येलो इज 0.3। येलो की है 0.3, सही है। तो यहाँ क्या आ गया 0.3। एंड यू नो कि आपके पास ये ब्रांचेस का सम ये 1 होता है, ठीक है। तो 0.6 प्लस 0.3 और प्लस अदर कलर्स, ये इज इक्वल टू 1 होता है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको पूरे को प्लस करके, तो आ जाएगा 1 माइनस 0.9, यू विल गेट द आंसर 0.1। तो उसका मतलब कि आपके पास ये जो है, ये तो आ गया 0.1, ठीक है। तो ये मसला यहाँ तक उसके पास समझ में आ गई है। Sir, like 0.6 plus 0.3 plus 0.1 should equal to 0.8, right? As well. हाँ, 0.9 ये हो जाएगा, प्लस अदर कलर्स चाहिए ना मुझे, तो अदर एज इट इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से निकाली So जाती है, one. ठीक है। Okay. तो 1 Yeah. माइनस 0.9 यू विल गेट 0.1, ठीक है। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर कलर्स, ठीक है। अच्छा जी, Mm. अब यू नो कि आपके पास ये खाली पड़ा हुआ है ना, और ये भी 1 होता है, यू नो कि ये कितना होता है, ये Mm. 1 होता है। तो व्हाट आई विल डू कि 0.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक्स निकालना है तो 1 0.2. माइनस 0.8, यू विल गेट 0.2, ठीक है। तो आपका जो ये वाला है, ये आ गया 0.2, ठीक है बेटा। कोई मसला आता है बॉयज एंड गर्ल्स? आगे बढ़े, Yes, चलो जी sir. आगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सीड चोजन एट Wait, रैंडम I missed प्रोड्यूसेस। one more question, Upar. Like, find the probability that the flowers are not yet and not yet. अच्छा ये भी, सॉरी मैं देखा ही नहीं मैंने। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फ्लावर्स आर नॉट रेड एंड नॉट येलो, इट्स क्वाइट इजी। देखो रेड की कितनी है, यू नो कि आपके पास रेड की थी 0.6, ठीक है। और नॉट येलो, ठीक है भाई। येलो कितना था हमारे पास 0.3। तो बस आप 1 में से दोनों सब्ट्रैक्ट करा तो यू विल गेट द आंसर। तो 1 माइनस 0.6 एंड नेगेटिव 0.3, सो यू विल गेट द आंसर, वो आपका आ जाएगा 0.1। आ गई बात समझ में? Okay, sir. ये आ गया 0.1, सही है जी। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन एट रैंडम प्रोड्यूसेस रेड फ्लावर्स, ठीक है। वो प्रोड्यूस, उसने फ्लावर को प्रोड्यूस किया, यस, और रेड प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कर देंगे, बिकॉज ये दोनों एक ही ब्रांच का सम है, ठीक है। ये इसी से आगे निकल रही है, ठीक है जी। तो व्हाट यू विल डू कि आप इन दोनों को, इस वाले 0.6 को मल्टीप्लाई बाय 0.8 कर देंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर्स, जो कि आपकी आ जाएगी 0.6 times of 0.8, you will get the answer 0.48। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्लावर्स। कोई मसला बेटा यहाँ तक? गर्ल्स प्लीज कंफर्म। Sir, so it should be like it first the flower should produce flower. Plant हम्म, should tree should produce flowers and देन रेड, it should be red. So सही ऐसे है, करके multiply करना. एग्जैक्टली exactly। Yeah. ठीक है, यही है। अच्छा, इसके बाद है तानिया चूजेस आर सीड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सीड डज नॉट प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स। एक बात तो ये है, दिस सीड डज नॉट प्रोड्यूस रेड फ्लावर। अब डज नॉट प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि उसने फ्लावर प्रोड्यूस ही नहीं किया है, ठीक है। रेड तो बात की बात है। एंड डज नॉट प्रोड्यूस येलो फ्लावर, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, 3 मार्क्स हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। मुश्किल बस यूं है कि आपको यहाँ पर जो है ना इसके वो बनाने हैं, आउटकम्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला हुआ है, सी डज नॉट प्रोड्यूस रेड फ्लावर। अब डज नॉट प्रोड्यूस का मतलब क्या है कि उसने फ्लावर प्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। रेड तो बात की बात है, उसने फ्लावर ही प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब कि वो इसकी बात कर रहा है नो की, कि यहाँ पर फ्लावर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो व्हाट आई विल राइट, मैं यहाँ पर लिख दूंगा No, पहले should तो। it be like does not produce red flowers, so should be other colors like 0.1. एग्जैक्टली exactly, वही करना है, वही करना है। पहला क्या बनेगा सम कि नो फ्लावर प्रोड्यूस, कि फ्लावर तो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ भाई, ठीक है। पहला आउटकम आ गया कि फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, या और फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन वो रेड और येलो कलर का नहीं है, वो अदर कलर का है। किस कलर का है? Other अदर कलर color, का, yeah. ठीक है।
या फ्लावर प्रोड्यूस हुआ बट वो अदर कलर का है, वो रेड और येलो नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इसका आ गया आउटकम कि भाई पहला ही हो सकता है कि या तो फ्लावर प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, या फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है लेकिन वो रेड और येलो कलर का नहीं है। ठीक है, तो यू नो कि आपके पास नो फ्लावर प्रोड्यूस की कितनी आई थी प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास 0.2 थी जो कि यहाँ गिवन थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ ऑन द प्लेस ऑफ नो फ्लावर प्रोड्यूस यहाँ तो आ जाएगा 0.2। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी के अंदर और का मतलब होता है प्लस। ठीक है, इन द प्रोबेबिलिटी और का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। अगर ये बात किसी को नहीं पता है, या चैप्टर अगर किसी ने नहीं पढ़ा प्रोबेबिलिटी मेरे साथ, मुझे आप लोग कंफर्म कर दें, मैं एक क्लास अरेंज कर लूंगा जिसमें आपको मैं चैप्टर पढ़ा दूंगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो यार प्लीज कंफर्म कर दें जल्दी से बेटा बच्चों, मुझे क्लास में कौन कौन है आज। क्लास में है हमारे साथ जैना, आपने छोटा पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी वाला। यस सर, पढ़ा था। अहमद आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर प्रोबेबिलिटी मेरे साथ। Yes. माइन आपने पढ़ा है बेटा ये। Yes. माइन पढ़ा हुआ है आपने साथ ये। Yes. अच्छा वेरी गुड। अब बेटा विदात आपने पढ़ा हुआ है। No, sir. चलो ठीक है सर, मैं आपसे जो है ना इसका मैं ऐसी क्लास आपकी अरेंज कर लूंगा, तो उसमें जो है ना आपको पढ़ा देंगे प्रोबेबिलिटी। सही है, ओके जी। ठीक है जी, तो ये तो आ गया 0.2। सही है, तो ये तो 0.2 आ गई। और लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है प्लस करना। ठीक है, अब है फ्लावर प्रोड्यूस, फ्लावर प्रोड्यूस एंड अदर कलर। फ्लावर प्रोड्यूस हुआ है यस, दैट इज 0.8। अदर कलर का हुआ दैट इज 0.1। रेड और येलो नहीं हुआ। ठीक है, तो क्योंकि आपके पास ये एक ही ब्रांच में से निकला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.8 ऑन द प्लेस ऑफ एंड, ये होता है मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी के अंदर, एंड द प्रोबेबिलिटी अदर कलर इज 0.1। पूरा सॉल्व करेंगे 0.2 और 0.8 टाइम्स ऑफ 1 यू विल गेट द आंसर 0.28। तो ये आपकी आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। आगे ये बात समझ में। यस सर। बेटा कोई ऐसा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो, तो आई विल टेल अगेन। इज देयर एनीवन। बेटा अगर किसी को मसला वगैरह बोलने में तो आलोचना ना मैसेज टाइप कर दिया करो, ठीक है, मैं देख लेता हूँ चैट को भी। सही है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आ गया 0.28। तो मतलब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, और यहाँ जो है ना असल खेल था इसके ये आउटकम्स बनाने का, कि आउटकम्स क्या बनेंगे। ठीक है, तो सारा काम इस पर होना था। उसके बाद टू ऑफ द सीड्स आर चूजन द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। एक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ठीक है, अब जो, अब देखना क्या है कि एक जो है ना वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ठीक है, एक हमारे पास फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो आई एम राइटिंग कि वो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, एंड नो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा हो, एक तो ये आउटकम बन जाएगा। या एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, इसका मतलब क्या है कि या तो उसने कोई भी फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस किए, एंड उसने फ्लावर्स प्रोड्यूस कर दिए। ठीक है जी, मुझे बताओ कि ये सर बात कितनों को समझ में आई है। मुझे नहीं समझ आया सर। देखो जाना, उसने बोला हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। ठीक है, वन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स। अब एक जो है वो आपके पास या तो फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि दो सीड है ना बेटा, वी हैव टू सेड, लेट सपोज कि ये सीड वन है, ये सीड वन, और ये सीड टू। ठीक है, अभी सीड वन ने फ्लावर को प्रोड्यूस कर दिया है, सही है, लेकिन सीड टू फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि आपको एक साथ दो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है ना, जी सर। नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। ठीक है, एक साथ दो सिलेक्ट करने हैं। अब उसने आपको आगे दोबारा दे दिया कि एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, वही काम करेंगे दोबारा, कि वही दो सीड है हमारे पास, सीड वन और सीड टू। अब उसने कहा कि इसमें जो एक है ना वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब कि लेट सपोज कि सीड वन जो है ना वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नो फ्लावर प्रोड्यूस, लेकिन सीड टू कर रहा होगा फ्लावर प्रोड्यूस, क्योंकि आपको एक बारी में दो सिलेक्ट करने हैं। तो इस तरह मैंने इसको दो बनाए आउटकम्स, और ये है करने का तरीका। तो है ना, आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा। यस सर, समझ अब आया। आ गया समझ में।
तो इसको जो है ना यस इस सर। तरह करना, इसको जो है ना या तो इस तरह कर लिया करो, वरना जो है ना मतलब हम लोग वैसे ही ए लेवल्स में अक्सर ऐसा होता है कि उसमें हम आए हुए होते हैं, तो वहाँ जो है ना वहाँ तो हम बच्चों को पूरा टेबल बनवा के सॉल्व करवाते हैं कि आप, ताकि आपके जो है ना आउटकम आपस में मिक्स ना हो, आप उनको आराम से सेपरेट करके सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये तरीका होता सर है एक वो। क्वेश्चन आया था, मैं इस तरह आउटकम्स बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं हुआ मुझसे, एंड पे मुझे टेबल ही बनाना पड़ा, फिर मुझसे सॉल्व हुआ। हाँ टेबल से जो ना, क्योंकि एएस में तो ये होता है कि अपना ए लेवल्स में जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, वहाँ तो मतलब प्रोबेबिलिटी भरी पड़ी होती है कि वो मेजोरिटी पार्ट प्रोबेबिलिटी का पेपर ही आता है उसके अंदर ना। तो हम लोग वहाँ पे ये कराते हैं बच्चों को कि हम जो है ना मतलब बच्चों को ये बोलते हैं कि आप जो है ना प्रॉपर यहाँ पे कॉलम बनाओ, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज़ पहले आप ले चुके हो, वरना इससे लिखने में जो है ना बच्चे भूल जाते हैं। तो दैट्स वाई, तो कॉलम या जो होता है ना वो उसको लिस्टिंग, उसको हम कहते हैं लिस्टिंग वाला तरीके कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज या लिस्टिंग मेथड। तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन सर हमें ये कैसे पता हो कि मैं नॉर्मल आउटकम से करूँ, और मुझे एग्जाम इधर तो मैं बैठ के पास भी करती हूँ, मुझे समझ आ गई थी ना कि आंसर गलत है, लेकिन हम्म एग्जाम में मुझे कैसे पता हो कि आंसर गलत आ रहा है और मुझे टेबल मेथड करना है। उसके देखो तरीका ये होता है कि अगर आपसे कहते हैं कि भाई आपको जो है ना कोई दो चीज सिलेक्ट करनी है या तीन चीज सिलेक्ट करनी है, कोई भी चीज अगर वो एक से ज्यादा आ जाए, तो वहां अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप वहां पर लिस्टिंग बना के सॉल्व करो उसको। ठीक है, अब उसने तो कहा हुआ था ना कि टू ऑफ द सीट्स आर चूजन एट द रैंडम, दो सीट चूज करना है आपको, हर बारी में दो सीट चूज हम्म। करना है आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन प्रोड्यूसेस फ्लावर्स एंड वन डज नॉट प्रोड्यूसेस फ्लावर। अब आपने एक बारी में दो उठाए, ठीक है, पहला आउटकम क्या लिख के हम्म। दिया हुआ उसने कि एक ने फ्लावर प्रोड्यूस कर दिया है और आपने दो उठाए उस वाले बकेट में से, तो बेटा जब एक में फ्लावर प्रोड्यूस हो गया होगा तो दूसरे फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, ऐसे ही होगा बिल्कुल। जी जी। सही है, तो ये आपका एक आउटकम सॉल्व हो गया यार पूरा। अब आगे लिखा हुआ है एंड, ठीक है, और फिर लिखा हुआ है एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, एंड वन डज नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। आपने अब दोबारा दो दो उठाया सीड उसके अंदर से, ठीक है, अब उसमें एक ने प्रोड्यूस नहीं किया फ्लावर, तो एक ऑटोमेटिकली कर देगा फ्लावर प्रोड्यूस, तो ये बन जाएगा आपको दूसरा वाला आउटकम। ठीक है ना। जी सर। तो जब भी आपके पास कोई चॉइस आ जाए दो के ऊपर या तीन के ऊपर या चार के ऊपर, या मोर देन वन चॉइस आ जाए, या मोर देन वन टाइम आ जाए, तो वहां आपके पास लिस्टिंग इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें आपको याद रहता है कि आपने क्या चीज कर ली है पहले। ठीक है, ओके सर। सही। अच्छा बेटा बाकी सब बच्चों बड़े बात समझ में आई है आप लोगों को? माहिन, विदात, अहमद, चलो जी आ जाओ आ जाओ। सही, अब देख लेते हैं कि भाई फ्लावर प्रोड्यूस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास, ऊपर दी हुई है हमें, दैट इज 0.8। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 इसकी जगह पे, तो 0.8, एंड वी नो के एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड नो फ्लावर आ जाएगा 0.2। सही है, उसके बाद और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, एंड नो फ्लावर एंड फ्लावर्स, तो मतलब वही कि 0.2 टाइम्स ऑफ 0.8, यू विल गेट द आंसर सॉल्व करने के बाद, यू विल गेट द आंसर, दिस विल लीड्स टू 0.32 कंप्लीट आंसर आ जाएगा इसका। तो ये आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर, कोई मसला यहाँ तक? नो सर। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास चैप्टर सिमिलैरिटी वाला, मैंने परसों क्लास में पढ़ाया था, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के। ठीक है जी, सबसे पहले आपको देना है कि आपके पास बेसिकली साइड्स क्या है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, इट्स क्वाइट इजी क्वेश्चन, मैंने कहा था ना क्योंकि सिमिलर है, तो वेन एवर यू हैव सिमिलर ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब A1 मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC जो कि है 16, सो ऑन द प्लेस ऑफ A1 यहाँ तो आ जाएगा 16। ठीक है, अब मुझे निकालना है A2, A2 रहेगा एज इट इज क्योंकि वो एट पी क्यू आर है, तो ये हमारा कहलाएगा A1 और ये कहलाएगा A2। L1, L1 क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि ये 12 है, ये सॉरी वाली 8 है मेरे पास, और इसकी 12 आ रही है, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, बिकॉज ये दोनों एंगल्स के बीच की साइड्स हैं और यहाँ भी दो एंगल्स के बीच की साइड है। इसका मतलब कि L1 जो है वो तो बन जाएगी हमारी 8 और L2 बन जाएगी 12। ठीक है, सही है जी, तो यहाँ तो आ गया 8 और यहाँ आ गया 12, इसके ऊपर स्क्वायर लगाया हमने, सिंप्लीफाई करेंगे। सर छोटा वाला ऑलवेज L1 होता है, और ऐसे नथिंग लाइक दैट, आप चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको एग्जामिनर लिख कर दे दे कि भाई आपको जो है ना ये यूज करना है इस तरीके से, लेट सपोज कि ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय ट्राइंगल PQR,
तो बेटा अब तो आपको लास्ट में जो है ना L1 में हमेशा ABC को लेना होगा। ठीक है। ठीक है। अगर वो नहीं लिख के दे तो भी अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप जो है जो पहले लिखा हुआ है ना आप उसको L1 लो, और जो बाद में लिखा हुआ उसको आप L2 लो। ठीक है, सही है जी। अच्छा सॉल्व करेंगे इसको, तो बन जाएगा 16 / A2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और यहाँ से निकल के आ जाएगा आपके पास एरिया, और वो A2 जो आएगा ना वो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आ जाएगा। तो बस ये हो गया सॉल्व। 16 टाइम्स ऑफ 144 इज इक्वल टू A2 मल्टीप्लाई बाय 64, एंड 16 टाइम्स ऑफ 144 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू A2। पूरा सॉल्व कर लूंगा सो यू विल गेट द आंसर 36। तो 36 जो आ जाएगा ये आपका आ जाएगा A2। A2 का मतलब ये आपका ट्राइंगल PQR का एरिया आ गया, दैट इज 36। कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। सही है। तो बच्चा वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स हैं और यहाँ 2 मार्क्स सिक्योर हो गए। उसके बाद है नेक्स्ट वाला। द ट्राइंगल्स आर द क्रॉस सेक्शंस ऑफ प्रिज्म्स, द ट्राइंगल्स आर द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म्स, ओके, which are also mathematically similar, okay. The volume of the smaller prism is 320 cm cube. Calculate the length of the larger prism. उसने आपको वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर प्रिज्म गिवन किया हुआ है, दैट इज 320 cm3। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, आपको इसकी निकालना पड़ेगी स्मॉलर वाले प्रिज्म की लेंथ। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर प्रिज्म्स। अब वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है जो कि एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ होता है। ये फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है प्लीज कंफर्म, और कितनों को नहीं पता? अहमद सर बेटा, यू पता नो? था, भूल गई थी लेकिन अब याद आ गया। अब याद आ गया? ठीक है बेटा, तो जी। ये फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का होता है और दैट इज एरिया टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है जी। अब मैं अभी निकाल रहा हूँ लेंथ ऑफ द स्मॉलर। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म्स। ठीक है जी। वीएस कितना है मेरे पास? वीएस मींस वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म, दैट इज 320। 320। और एएस, एएस मतलब एरिया ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म, आपने ऊपर पार्ट में गिवन किया हुआ था, उसने दिया हुआ, दैट इज 16। ठीक है, सीएम सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास है एरिया ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म, बिकॉज ये इसका एरिया, ये आपके पास स्मॉलर प्रिज्म ट्राइंगल बना उसे कहा क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इधर, दिस इज 16। और मुझे निकालनी है लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म। सो 320 को मैं डिवाइड करूंगा 16 से, आई विल गेट द लेंथ स्मॉलर प्रिज्म जो कि मेरी आ जाएगी 20। ठीक है, तो ये तो आ गई लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म। ठीक है जी। अब आपके पास यू you नो ये एक ट्राइंगल था, सही है, और उसने बताया हुआ था आपके क्वेश्चन के अंदर कि द ट्राइंगल्स आर द क्रॉस सेक्शंस ऑफ प्रिज्म्स आर आल्सो मैथमेटिकली सिमिलर। ये जो आपने निकाला है ये आपने अभी लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म निकाल दिया। एंड यू नो कि ट्राइंगल और प्रिज्म्स के दोनों क्रॉस सेक्शन दोनों बराबर ही होते हैं। तो व्हाट यू विल डू कि अब आपको इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ को लेना है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपने अभी निकाला है ये आपके पास है लेंथ ऑफ स्मॉलर प्रिज्म जो कि आई है 20। एक बात सही है। क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्ट में उसने कहा हुआ था कि जो आपका स्मॉलर ट्राइंगल है प्रिज्म इसी का क्रॉस सेक्शन होता है। इसकी लेंथ कितनी थी आपके पास? दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो आई एम सेइंग कि भाई वो L1 है जो कि मेरे पास 8 सेंटीमीटर है। ये बात सबको समझ में आ गई है या नहीं आई? सर लेकिन हम्म लेंथ ऑफ द स्मॉलर वन, वेट आई डोंट गेट इट। आपने 20 क्यों लिया लेंथ ऑफ द स्मॉलर वन? क्योंकि बेटा मैंने जो ना ये ये लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म है। ठीक है, स्मॉलर प्रिज्म उसने कहा हुआ है ना कि प्रिज्म और ट्राइंगल दोनों बराबर होते हैं। प्रिज्म इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये बराबर है। ठीक है जाना। तो व्हाट आई विल डू कि सबसे पहले मैं निकाला है वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म जो मेरा गिवन था, मैंने इस वाले स्मॉलर प्रिज्म की मदद से इसकी लेंथ निकाली कि मेरे पास स्मॉलर प्रिज्म की लेंथ कितनी होगी। तो वो आ गई मेरे पास 20। ठीक है। मतलब अब वो पीछे वाली लेंथ, नॉट द ये जो 8 है ये वो नहीं? 8 जो वाली है, 8 जो है ना वो स्मॉलर ट्राइंगल की लेंथ है जो कि 8 है। ठीक है, और उसने ओके। बताया हुआ है कि ट्राइंगल और प्रिज्म ये दोनों एक दूसरे क्रॉस सेक्शन बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपके पास
ट्राइंगल की जो लेंथ है वो 8 आई है, और इसी से जो आपके पास आगे प्रिज्म बन गया है, जिसको मैं लेंथ स्मॉलर प्रिज्म का है, उसकी लेंथ 20 आ गई है। अब आ गई बात समझ में? सर अगर प्रिज्म और ट्रायंगल सेम से बना है तो उसकी लेंथ भी सेम होनी चाहिए ना, लाइक वो बस एक्सटेंड हो गया पीछे। एक्सटेंड तो हुआ है, उसने लिखा हुआ है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है, मतलब ट्राइंगल का जो होगा ना एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, वो प्रिजम्स के बराबर होता है। तो वो उसमें चेंजिंग लाजमी होगी। अगर वो सिंपल लिख के देता कि द ट्राइंगल्स आर आल्सो मेथड सिमिलर टू प्रिज्म, तो फिर वो आपके पास बिल्कुल बराबर आती है, लेकिन उसने यहाँ लिख के दिया हुआ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो सर ये 20 क्या निकाला है, ये प्रिज्म का क्या है? ये प्रिज्म की जो लेंथ है ना, स्मॉलर प्रिज्म जब बनाओगे, उसका नीचे वाला पार्ट जो होता है, जिसको जिसको हम बेस एरिया कहते हैं, ये वो है आपके पास 20। सर कैन यू लाइक शो इट क्या है अच्छा ये, रुको, मैं बिकॉज़ आई एक डोंट। मिनट रुको, मैं डायग्राम सिखाता हूँ। प्रिज्म निकालता हूँ पहले, वहां से समझ में आएगा ये। प्रिज्म थ्री डी शेप। देखो जरा, ये बना हुआ प्रिज्म, ये वाला। प्रिज्म, एक मिनट। सर ऊपर था। ये है ना, ये पिंक वाला जो है, इसको देखो, ये रहा। जी जी। ये है ना ट्रायंगुलर, इस पे लिखा हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म। यस। इसकी जो बेस है, इसका जो एज ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसमें कौन सी शेप बनी? ट्रायंगल ही बन रहा है। बेस हाँ रेक्टेंगल बेस, बन रही है। कौन सी वाली बेटा? ट्रायंगल की प्रिज्म की जो बेस होती है वो हमारे पास वर्टिकल ही जाती है हमेशा, तो इसका जो बेस आएगा वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बना हुआ है, आगे और पीछे भी। या ठीक है। तो उसने ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपके पास ट्रायंगल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो प्रिज्म्स के बराबर ही होता है। ठीक है, बिकॉज जो ट्रायंगल का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा, वही प्रिज्म्स का भी होता है, बिकॉज प्रिज्म्स के नीचे भी आपके पास ट्रायंगल ही बन रहा होता है। आ गई बात समझ में? तो सर उधर तो उन्होंने 8 लिखा हुआ है, तो हमारा 20 कैसे आया है? 20 इस तरीके से आया है, 20 जो आपने निकाला है वो इसका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन लिया है। एरिया ऑफ द क्रॉस क्रॉस सेक्शन जो है ट्राइंगल का, वो प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा वाला पार्ट होता है? वो पार्ट जो सरफेस से कांटेक्ट के अंदर होता है। दैट इज, यहाँ ट्राइंगल बना के दिया हुआ है उसने, वो ये बात उसने वहां पर लिखी हुई है। उसने एक्चुअल ये नहीं लिखा हुआ है कि ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रिज्म, फिर तो वो दोनों 80 होने चाहिए थे। उसने लिखा हुआ है कि ट्राइंगल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो प्रिज्म के बराबर होता है। ठीक है। तो व्हाट यू विल डू कि उस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको स्मॉलर प्रिज्म की वॉल्यूम गिवन किया हुआ था। तो इस स्मॉलर प्रिज्म के वॉल्यूम की हेल्प से आप सबसे पहले उसका निकालेंगी कि लेंथ, कि आपके पास लेंथ कितनी आ रही है उस वाले स्मॉलर प्रिज्म की। जब उसकी लेंथ आ जाएगी तो फिर उसको आप इक्वेट कर दोगी अपने पास एक्चुअल ट्राइंगल की लेंथ से, जो कि आपके पास क्वेश्चन में 8 गिवन है। अब आई बात समझ आना? सो दैट बिगर मतलब वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। डिफरेंट है, मतलब सेम। आप समझ रहे हो कि वो बिल्कुल ट्राइंगल बराबर है इसके प्रिज्म की, तो उसने ये नहीं कहा हुआ। हाँ। उसने ये कहा हुआ है कि ट्राइंगल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बराबर होता है प्रिज्म्स के। क्रॉस सेक्शनल या एरिया सर मीन, वही मैं सर। या आई नो। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल तो वो एरिया मीन्स, हाँ। एग्जैक्टली सेम है कि ओनली मैथमेटिकली सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम है कि? मैथमेटिकली सिमिलर का मतलब होता है कि जिसके अंदर साइड्स, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि उसके एंगल्स बराबर हो सकते हैं तीनों, या तो ठीक है, या उसकी साइड्स तीनों से बराबर हो सकती हैं, तो वो सिमिलर क्लास होते हैं। इसके लिए शायद ओके आपने आई नो। शायद ओके। लेक्चर नहीं लिया मेरा सिमिलैरिटी का, मैंने परसों क्लास में लेक्चर दिया था इसका। तो आई थिंक शायद आपने लेक्चर लिया नहीं है वाला। या ठीक है। बट हमें समझ आ गई सर, गॉट सही है, वो इट। मैंने शेयर कर दिया, आप देख लेना ग्रुप पे, वो मैंने ग्रुप पे शेयर की है इसकी रिकॉर्डिंग। तो ये वो चैप्टर बड़ा जी काम का है, सर, और इस क्वेश्चन उसी का आया हुआ है। ठीक है जी। मैं अच्छा उसकी जी, रिकॉर्डिंग। सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास मुझे निकालना है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लार्जर प्रिज्म्स। ठीक है, मुझे निकालनी है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लार्जर प्रिज्म्स। दिस मींस के आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जर प्रिज्म। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एल एल, ठीक है, एल एल कह रहा हूँ, और यस उसका कह सकते हैं हम लोग L2। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये तुम्हारे पास L2 है, इसको मैं कहता हूँ कि ये एल एल है, ये मुझे निकालना है। और मेरे पास L1 जो है, जो कि बड़ा ट्रायंगल जो है, इसकी लेंथ कितनी है? दैट इज 12 सेंटीमीटर गिवन है। मेरे पास इसकी जो लेंथ है L1 वो है 12
सेंटीमीटर। ठीक है जी। मुझे चाहिए है एल एल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यू नो, दैट इज L1/L2। L1/L2, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल्स टू L1/L2। अब ये जो है ना, ये वाला जो L1 है, ये हमारे पास है स्मॉलर प्रिज्म्स के लिए, L1 और L2। और ये हमारे पास है लार्जर वाले ट्रायंगल्स या प्रिज्म्स के लिए। ठीक है। मेरे पास स्मॉल का जो L1 है वो तो 8 है। सही, ऊपर यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास ये स्मॉल का आया है। ठीक है जी। और ये लार्जर ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। मेरे पास जो स्मॉलर है उसके अंदर L1 कितना है? 8। तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा, ऑन द प्लेस ऑफ L1 8 आ जाएगा। L2 मेरा क्या है? मैंने L2 को नाम दिया हुआ है LS का, मतलब लेंथ ऑफ द स्मॉलर प्रिज्म, दैट इज 20। तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर 20 इज इक्वल्स टू, अब आते हैं लार्जर वाले के लिए। लार्जर में L1 क्या है? लार्जर में L1 12 सेंटीमीटर है। और L2 मेरे पास क्या है? उसको नाम दिया है मैंने एल एल का। एल का मतलब क्या है? कि लेंथ ऑफ द लार्जर जो मुझे निकालनी है। ठीक है। सो L2 मुझे निकालना है ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। यू विल गेट 8 टाइम्स ऑफ L2 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 12। और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो L2 इज इक्वल्स टू 20 टाइम्स ऑफ 12 डिवाइड बाई 8। पूरा सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी L2 की, वो आएगी 30। और यू नो कि आपने L2 को किसका नाम दिया था? आपने L2 को नाम दिया था लेंथ ऑफ लार्जर प्रिज्म, दैट इज 30। तो ये आपका आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? कोई मसला है यहाँ तक? जी नो बेटा, सर, नो, समझ समझ में आ आ गया। गया? सही है। तो यस ये सर। हमारे पास ना, ये हमारे पास हमेशा साइड्स जो होती है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। ठीक है। जरा चैप्टर सिमिलैरिटी का आप लेक्चर ले लेना, उसमें सब बातें मैंने बताई थी ठीक कि है, साइड्स बेसिकली होती क्या है। ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं जो कि एंगल के पास वाली होती है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई सर। अच्छा बेटा, बाकी सब समझ में आ गया? माहीन, विदात, अहमद? जी सर। ओके ओके, वेरी गुड। सही है। तो चैप्टर सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं लेक्चर दे चुका हूँ उसके ऊपर। मैंने उसके नोट्स भी सेंड कर दिए ग्रुप पे रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, तो यू गाइस कैन सी द लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अ सिलेंडर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सही है, एंड हाइट 8 सेंटीमीटर हैज द सेम वॉल्यूम एज द स्फीयर विथ रेडियस ऑफ 4.5। सेम का मतलब कि बिल्कुल इक्वल है, इक्वल्स। तो व्हाट आई विल डू, मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये बिल्कुल बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। अच्छा जी। अब हम यहाँ लिखें फॉर्मूला। तो व्हाट्स द फॉर्मूला वॉल्यूम सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। एंड व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ द स्फीयर? दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। चैप्टर मेंसुरेशन की बात चल रही है। ठीक है। सिलेंडर के अंदर मेरे पास पाई तो पाई ही रहेगा, और चाहे उसकी वैल्यू पुट करो, दैट इज मैं 3 वैल्यू पुट कर लेता हूँ। और मेरे पास सिलेंडर का रेडियस कितना है? दैट इज 6 है। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। हाइट कितनी है इसकी? हाइट एच ही है, तो एच ही रहेगा। अब जाते हैं स्फीयर के ऊपर। पाई इज 3.14, और इसका रेडियस कितना है? दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया इधर 4.5 का क्यूब। ठीक है जी। बेटा पूरा सॉल्व करेंगे, और पूरा सॉल्व करने के बाद इतने पार्ट का जो मेरा आंसर आएगा, 6 स्क्वायर इज 36, 36 टाइम्स इवन दिस विल लीड्स टू 113.04। और एच रहेगा एज इट इज, बिकॉज निकालना ही हमें एच है। ठीक है। और 4/3 जब सॉल्व करूंगा साले को पूरा मैं, तो दिस विल गिव यू 1.33, 3.14 रहेगा एज इट इज, एंड 4.5 का क्यूब 91.125 के बराबर होता है। ठीक है। पूरा सॉल्व कर लेंगे, एच की निकालनी है वैल्यू, तो डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एच, जो कि आपकी आ जाएगी 3.36। और ये आ जाएगा इसका हाइट। इज दैट क्लियर? कोई मसला यहाँ तक? नो सर। समझ में आ गया? तो ये है आसान सा क्वेश्चन, बस आपको सारा इसकी वर्डिंग पे ध्यान देना था। असल चीज क्या आती है? हैज द सेम वॉल्यूम, मतलब कि इक्वल्स टू आ जाएगा बीच में दोनों के। ठीक है, बिल्कुल बराबर है। उसके आगे बढ़ते हैं। A solid metal cube of side 20 centimeter is melted down and made into 40 solid spheres, each of radius r centimeter. Find the value of the r. क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बस समझना और कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझना है। A solid metal cube of 20 centimeter। बेटा क्यूब जो होता है उसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं, यू नो। आर यू एग्री विद दिस? यस। सही है। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है। वो क्या होता है? 20
टाइम्स ऑफ 20 टाइम्स ऑफ 20, तो आपके पास आंसर आएगा 8000 cm3। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। ठीक है, अब देखो, जब आपने, आपके पास जो क्यूब था, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वो आ गया 8000 cm3। ठीक है, अब बेटा बहुत ध्यान से एक बात सुनना। उसने लिखा हुआ है कि जब आपके पास ये क्यूब मेल्ट होगा तो वो 40 सॉलिड स्फीयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम जो है इस क्यूब का वो पूरा है 8000 cm3। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास 8000 cm3 मेल्ट होगा तो वो 40 या 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाएगा। ठीक है जी, तो जब आपके पास 8000 cm3 मेल्ट होगा तो बेटा वो 40 सॉलिड स्फीयर्स बनाएगा। किसी को बेटा कोई मसला है कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ तक? प्लीज कंफर्म। नो सर। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको निकालनी है इसके अंदर वैल्यू ऑफ द आर। ठीक है, तो 8000 cm3 रहा एज इट इज, ये 40 रहा एज इट इज, ये है सॉलिड स्फीयर्स। यू नो कि आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब। आपको निकालनी है इस वाले r की वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरीके से कि भाई सिंपल 8000, एक मिनट, 8000 is equals to 40 times of 4. This will leads to 160, pi is 3.14, और r का आपको क्यूब निकालना है, डिवाइड में आ जाएगा 3। ठीक है, ये 3 ऊपर आगे सो रहेगा मल्टीप्लाई, सो 8000 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइड करेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय 3.14 से, यहाँ आ जाएगा आर क्यूब। आपको बस चाहिए आर की वैल्यू, बेटा इस पूरे पे ले लेंगे हम लोग क्यूब रूट, सो 8000 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 160 टाइम्स ऑफ 3.14, यहाँ आ जाएगा क्यूब। तो आपके पास निकल के आ जाएगी आर की वैल्यू। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, बिकॉज आई डोंट हैव इट राइट नाउ। सर एक सेकंड मैं अपना कैलकुलेटर। हाँ बेटा, तो मुझे बता दो। बेटा गर्ल्स का आंसर क्या आ रहा है? विदात एंड माहिन अहमद, बताओ क्या आंसर है इस वाले पूरे का? 8008। 7.78 1 7.7 1 पॉइंट, नहीं नहीं ऐसा, एक मिनट, मुझे पता नहीं इसका आंसर आ रहा है। 3.62। हाँ 3.6 आ रहा है, 3.6 आंसर है इसका, तो मुझे याद है इसका आंसर 3.6 इसका आंसर था। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास द वैल्यू ऑफ द आर इज 3.62। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? जिसको नहीं सर आई आया गॉट प्लीज। फर्स्ट ओके टाइम इन वेरी माय गुड। लाइफ। हाँ हमारे ये सेम क्वेश्चन आई थिंक हमारे पहला फर्स्ट पेपर था ना, फर्स्ट एग्जाम उसमें हम्म, आया था। मुझे तब तक नहीं समझ आया था, अभी समझ आ गया। अब समझ में आ गया तो मतलब जो ना ये बहुत आसान से चैप्टर होते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है बैठ के, हाँ, और ये फिर सॉल्व हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ना हाली नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करना होता है, कौन प्रैक्टिस से करनी अप्लाई होती करने है। होते हैं, और ऐसा कौन से अप्लाई करने होते हैं कि जो मतलब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहे होते हैं। अब ऐसे उसने कहा ये कि एक चीज हमने ऐसे मतलब पूरा ऐसे बता दिया पूरा बना के कि भाई इतना तक ये मेल्ट हो गया है, तो इन अवर नॉर्मल लाइफ क्या होता है कि हमारे पास अक्सर जो पानी की क्यूब्स होती हैं आइस वाली, वो मेल्ट होती हैं। तो मतलब आपको जो है ना उनको इम्प्लीमेंट करना होता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। तो चैप्टर मेंस्ट्रुएशन जो है वो बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है कि बच्चे जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते सही से। ठीक है, जी सर। अब आओ नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है a solid cylinder has a radius x centimeter and height 7x/2. The surface area of the sphere with radius r centimeter is equal to the total surface area of the cylinder. ये बीच में लिखा हुआ आ गया इक्वल, मतलब बीच में आ गया, आसान सी बात। Find an expression for r in terms of x. It's quite easy question। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि टी एस ए ऑफ स्फेयर ये बराबर है हमारे पास टी एस ए ऑफ सिलेंडर के। ठीक है जी, टी एस ए ऑफ स्फेयर ये बराबर है टी एस ए ऑफ द सिलेंडर के। अच्छा जी, अब टी एस ए ऑफ स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और टी एस ए ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पाई r स्क्वायर, पॉजिटिव पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, और ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का।
ठीक है जी। उसने मुझे बताया हुआ है कि अ सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस एक्स। तो मतलब सिंपल मैं कह रहा हूँ कि बेटा पाई तो पाई रहेगा अपनी जगह पे, सही है, पाई को हम पाई ही रखते हैं। ऑन द प्लेस ऑफ रेडियस उसने बताया हुआ रेडियस कितने सिलेंडर का, दैट इज एक्स। तो ऑन द प्लेस ऑफ आर यहाँ तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये पाई रहा एज इट इज, यहाँ भी आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, पॉजिटिव 2 पाई रहा एज इट इज, ऑन द प्लेस ऑफ आर एक्स आ गया। और जो हाइट है वो है 7x/2 के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं स्फीयर के लिए। द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस r सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो हमारे पास कैपिटल R के बराबर है, ठीक है जी। नाउ व्हाट यू विल डू, सिंपलीफाई करना और कुछ भी नहीं करना, बस आपको निकालना है इसका इसका आपकी R को, यू हैव टू मेक दिस R सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 7 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा हमारे पास, और सिंप्लीफाई करेंगे 4 पाई r स्क्वायर, दिस विल लीड्स टू 2 पाई एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 7 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। बिकॉज इट हैज द सेम वेरिएबल्स, तो वी जस्ट ऐड दीज टू, तो ये आ जाएगा 7 + 2 = 9, तो 9 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ आ गया 4 पाई r स्क्वायर, यू हैव टू मेक दिस आर सब्जेक्ट, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, ये आर स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और ये हो गया 9 पाई एक्स स्क्वायर, डिवाइड कर दूंगा 4 पाई से, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर दैट इज 9x² / 4। आपको चाहिए बस r, तो व्हाट यू विल डू, आप इस पूरे पे लगा दोगे यहाँ पर अंडर रूट, तो आपके पास जो वैल्यू इसकी आ जाएगी वो आ जाएगी √9x² / 4। ये आ गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर, सबको समझ में आ गई ये वाली बात? यस यस सर। ठीक है बेटा, किसी से कुछ पूछना है या तो कोई मसला है? बॉयज एंड गर्ल्स सब समझ में आ गया? अहमद, माहिन, विदात, माहिन समझ में आ गया बेटा? माहिन आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, थोड़ा जोर से बोलो। यस। ओके, विदात समझ में आ गया बेटा? विदात समझ में आ गया है या नहीं? विदात आपकी आवाज नहीं है बेटा, मुझे मैसेज टाइप कर दो, मसला नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब, तुम्हारा ये भी सॉल्व हो गया एक तो। अब इसके बाद बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, और ये हमारे पास लाती है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। अगर आप लोग को याद हो जैना, फैक्टराइजेशन की बात चल रही है, यस सर। इसको हम कहते हैं कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, ठीक है जी। क्वेश्चन दिया हुआ है x² +8x -9, एंड यू नो पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर के पास जो नंबर लगा हुआ हो उसको आपको फोर्सफुली कॉमन लेना होता है। तो ये 1 कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा x² +8x -9, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर मिडिल टर्म, क्योंकि 8 लगी हुई है, इसका आपको हाफ लेना होगा, एक बार पॉजिटिव का स्क्वायर करके, एक बार नेगेटिव का स्क्वायर करके। तो दिस इज +8x इज एज इट इज, तो स्पेस छोड़ देंगे बीच में, यहाँ आ जाएगा -9। स्पेस जो छोड़ी है यहाँ पर आपको हाफ लेना है, 8 का हाफ होता है 4, एक बार प्लस का स्क्वायर खोल देंगे और एक बार लिखेंगे 4 नेगेटिव के स्क्वायर के साथ, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये x² अपना सिर्फ x देके जाएगा, ठीक है। ये मिडिल टर्म अपनी सिर्फ साइन देके जाएगी, दैट इज प्लस, और ये ब्रैकेट वाला पहला जो 4 लगा हुआ है ये अपना सिर्फ 4 देके जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 4। इसके बाद अपने हाथ से स्क्वायर लगा देंगे, -4 का स्क्वायर, नेगेटिव एज इट इज 416 बन जाएगा, एंड दिस 9 इज एज इट इज, ठीक है। बाहर 1 लगा हुआ है, 1 तो 1 ही होता है, फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस सॉल्व कर लेंगे उसके बाद। अब मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, क्योंकि x + 4 का होल स्क्वायर, व्हेन आई ओपन दिस वन यू विल गेट द सेम आंसर, वो ये आंसर आएगा x² +8x +16, ठीक है। तो आपके पास मैंने यहाँ पर a + b का जो फॉर्मूला होता है ना, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² +2ab + b², ये वाली जो बात है ना ये यहाँ पर लिखी हुई थी, मैंने इसको बंद कर दिया, कंप्रेस कर दिया इस वाली फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। तो कोई मसला या समझ में सबको आइए बेटा? यस सर समझ आ गई। ठीक है जी। उसके बाद बस सिंप्लीफाई करेंगे, तो x + 4 का होल स्क्वायर तो रहा एज इट इज, ये है -16 -9 माइनस माइनस प्लस, दिस विल लीड्स टू -25, तो ये आपके पास आ गई ये एग्जैक्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पर भी लिखी हुई है, x + k का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया x + 4 का होल स्क्वायर -25, ये इसका आ गया आंसर, ठीक है जी। कोई मसला यहाँ तक बेटा?
नो सर। उसके बाद आ गई है यूज योर आंसर टू सॉल्व द इक्वेशन। कीवर्ड लगा हुआ आ गया सॉल्व, मतलब अप्लाई करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, सॉल्व का मतलब होता है कि अप्लाई करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 मार्क्स हैं, बहुत आसान सी बात है बिल्कुल। सो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 8x नेगेटिव 9 इज इक्वल टू 0 सर स्लाइडिंग। they're asking to use your answer in part AI, मतलब कि x plus 4 square minus 25। हाँ, तो इसकी भी सेम आंसर आएगा, इससे भी सेम आंसर बिकॉज व्हेन यू ओपन दिस वन यू विल गेट द सेम आंसर एट दिस। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x नेगेटिव 9। ठीक है ना? ये हमें शो नहीं करना कि तो हमें कर ये। दो कर दो, कोई मसला नहीं, सेम आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है वैसे। ओके। सही। सो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और मेरे पास 2 फैक्टर चाहिए मुझे। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? 9 और 1, बिकॉज 9 टाइम्स ऑफ 1 9 होता है और 9 - 1 8 होता है। सो ये आ गया 2 फैक्टर्स मेरे इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद मैं इन दो में कॉमन लूंगा, इन दो में कॉमन लूंगा। ठीक है जी। तो पहले में तो आ गया एक्स कॉमन, तो पहले में तो आ गया पहले हमारे पास जो आ गया एक्स कॉमन, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 9। दूसरे में आ गया 1 कॉमन, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव 9। एज यू कैन सी कि आपके पास 2 ब्रैकेट सेम हो गए, मतलब कि आपने इसको बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो वी जस्ट राइट सिंगल टाइम बिकॉज कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट, तो एक्स प्लस 9 एक दफा आ जाएगा। और क्या बच गया? एक्स -1, ये आपका आ जाएगा अदर ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। अब बिकॉज 0 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्स प्लस 9 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड x - 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो बस सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो x पॉजिटिव 9 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड x माइनस इक्वल टू 0। तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया x - 9, दूसरा आ गया x पॉजिटिव 1। तो आपके जो दो आंसर आ गया x के, उसमें एक तो आ गया -9 और दूसरा आ गया +1। सबके पास समझ में आ गई है? सिंपल सॉल्व किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। कुछ पूछना है बेटा यहाँ तक? प्लीज कंफर्म। नो सर, समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, आगे उसने आपको लिख के दिया हुआ है ना, ये उसने आपको लिख के दिए हैं दोनों आंसर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने के बाद आपके पास आखिर में वैल्यू इस तरीके से आ रही होती है, ठीक है, याद है ना व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस ए माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर b square minus 4ac divided by 2a। डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, उसने यही किया हुआ है, तो ऐसी मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। उसने क्या किया हुआ है, सिंपल सा उसने उसको ये ओपन कर दिया है कि भाई एक तो -7 है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस उसकी पूरी वैल्यू 61 आ रही है और डिवाइड में उसने लगा दिया है 2। ऑन द प्लेस ऑफ ए 1 था तो 2 वही रहेगा। ठीक है, उसने बस ये किया हुआ है। अब करना क्या है आपको कि कि आपके पास इसमें जो है वो 2 वेरिएबल्स हैं। उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड द वैल्यू ऑफ सी। अब आपको दिख रहा है कि आपके पास जो बी की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या अप्लाई हुई हुई है? -7। सिर्फ 7, माइनस फॉर्मूले का था ना, सिर्फ ओ 7 है। हाँ, ठीक है, 7। तो बी तो 7 है। ठीक है जी। अब देखो, बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू क्या है आपके पास? 61। वेरी गुड। तो बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू आपकी है 61। कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए? ए हमारी है 1। वेरी गुड, बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ 1 2 ही होता है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई ए की वो आ गई 1। बेटा बच्चों मुझे बताओ, सबके पास समझ में आ गई मैंने क्या किया है? माहिन, जैना, विदात, अहमद। यस सर, समझ आ गई। अहमद समझ में आ गया बेटा, माहिन समझ में आ गया, विदात समझ में आ गया? जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, एक मिनट। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा जी, सही है। अब बस सॉल्व करेंगे इसको भाई। तो बस सॉल्व करने के लिए व्हाट आई विल डू कि मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ बी एंड सी। बी तो ऑलरेडी आ चुका है, देखिए 7 है, सी निकालना है बस। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4 AC इज 61। ऑन द प्लेस ऑफ बी यहाँ लगा दूंगा 7 का स्क्वायर, -4 ऑन द प्लेस ऑफ ए तो बना जाएगा। सी निकालना है, 61 रहेगा एज इट इज। ठीक है जी, सॉल्व करेंगे 49 -4 सी इज इक्वल्स टू 61। ठीक है जी, सो आपके पास ये आ जाएगा -4C इज इक्वल्स टू 61 एंड -49। सो -4C एंड दिस विल लीड्स टू 12। ठीक है जी, एंड C इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय -4। सो 4 टाइम्स ऑफ 1 एंड 4 टाइम्स ऑफ 3, आपके पास जो वैल्यू आ गई C की
वो आ गई -3। कोई मसला है तक? नो सर, बेटे बस यहाँ तो एक कोई मसला सेकंड। देख लो। नो सर। नो ठीक है सर। जी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ आगे आ जाओ। अच्छा, ये आ गया ना, आपका एक फेवरेट सेकंड क्वेश्चन आ कॉपी गया। करूँ। क्या करना था ना, कॉपी करना है? एक सेकंड। जरा इसके बाद आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया जो जो आपको सॉल्व करना नहीं आता है। ओके। ग्राफ्स है इसके बाद, ठीक है? सिखा रहा हूँ, आसान से आ जाओ, बहुत आसान से होता है। आगे बढ़ू? एक सेकंड सर। 61 -49 12 यस सर, आगे। ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दो कि बेटा ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक या लीनियर है? क्वाड्रेटिक। वेरी गुड। तो यहाँ फॉर्मूला फिर ओपन कर दो। ठीक है, फर्स्ट ओपन द फॉर्मूला ऑफ a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू a कॉलम a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर x। ये बन गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 1। ठीक है, अब लिसन केयरफुली। आपके पास, ये स्माइली फेस बनेगा। हाँ एक बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरे को बेटा बस एक मिनट रुको। y इज इक्वल टू, एक मिनट बस, एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x पॉजिटिव 1। ठीक है, ये हमारे पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक बिकॉज इक्वेशन। इफ यू कंपेयर विद दिस वन ए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव बी एक्स प्लस सी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब लिसन केयरफुली, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये लास्ट में जो सी लगा हुआ होता है ना, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म लास्ट में जो सी लगा हुआ होता है, इसके बिल्कुल ऊपर क्या आ रहा है? 1, तो ये y इंटरसेप्ट होगा। वेरी गुड। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, सी का मतलब होता है वाई इंटरसेप्ट, सही है। और ये एक्स स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव 1 लगा हुआ है। तो जब आपके पास एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ग्राफ होते हैं, या तो हैप्पी फेस या तो सैड फेस। हैप्पी फेस कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये एक्स स्क्वायर जो लगा हुआ है, इसका मतलब कि आपका जो ग्राफ बनेगा वो हैप्पी फेस बनेगा। कैसे बनेगा? हैप्पी फेस यू। हाँ, अब लिसन एक बार और सुन लो। क्वाड्रेटिक ग्राफ को बनाने के लिए, क्वाड्रेटिक ग्राफ को बनाने के लिए तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। ठीक है, वी हैव 3 रिक्वायरमेंट्स टू मेक क्वाड्रेटिक ग्राफ। पहली बात क्या है? शेप। और वो आपको पता लग गई है कि आपको हैप्पी फेस बनाना है। ठीक है, बिकॉज एक्स स्क्वायर टर्म इज पार्ट, हैप्पी फेस बन जाएगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? हमें वाई इंटरसेप्ट चाहिए होता है, वो भी आपको ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज +1 है। ठीक है, तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? टर्निंग पॉइंट, जो कि अभी आपके पास नहीं है। थर्ड रिक्वायरमेंट इज टर्निंग पॉइंट। आपके पास शेप, The turning points are the x-intercepts or नहीं नहीं नहीं, टर्निंग पॉइंट होते हैं एक्स और वाई के दोनों इंटरसेक्ट, मतलब वो पॉइंट जहां से ग्राफ टर्न करता है, ये वाला पॉइंट था ना। ठीक ओके, है, ठीक है। इसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं। अब देखो, लिसन केयरफुली। टर्निंग पॉइंट जो है वो हमेशा निकाला जाता है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म से। कहाँ से निकाला जाता है? Completing square form. ठीक है, टर्निंग पॉइंट में मैंने इधर नीचे लिख देता हूँ, टर्निंग पॉइंट ऑलवेज फाइंड फ्रॉम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, आपके पास इक्वेशन क्या आई थी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2x प्लस 1। आप इसको अप्लाई कर दो इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा हमारे पास। मैंने कहा था ना कि यहाँ 1 है, तो 1 फोर्सफुली कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x पॉजिटिव 1। ठीक है जी, अब क्या होता है कि हम मिडिल टर्म का हाफ लेंगे, एक बार प्लस का स्क्वायर करेंगे, एक बार नेगेटिव का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये 1 तो रहेगा एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर रहेगा एज इट इज, माइनस 2x रहा एज इट इज, लीविंग सम स्पेस। लास्ट में आ जाएगा +1, और इस बीच में जगह में क्या आ जाएगा? 2 का हाफ कितना होता है? 1 होता है, तो एक बार 1 का स्क्वायर प्लस के साथ, और एक बार उसका उनका स्क्वायर नेगेटिव के साथ। ठीक है जी, अब मुझे पता है कि ये एक्स स्क्वायर अपना एक्स दे के जाएगा, ये मिडिल टर्म अपनी साइन दे के जाएगी, और ये 1 अपना सिर्फ 1 दे के जाएगा। इसको डाल दूंगा ब्रैकेट के अंदर, ये -1 स्क्वायर रहा एज इट इज, और ये +1 रहा एज इट इज,
और जो बाहर 1 है वो भी रहा एज इट इज, ठीक है। माइनस प्लस भी पूरा कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिंपल बनकर आ गया x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आपके पास ये आ गया -0। अब लिसन केयरफुली, ये आपकी आ गई है कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। क्या इस बात से सब एग्री हैं? यस सर। सही है। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर आप x-1 को इक्वेट कर दो 0 से, और ये जो आपके पास 0 लिखा हुआ -0, ये आपके पास बन जाएगा y कोऑर्डिनेट एज इट इज, दैट इज 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x+1 और आपका आ गया y0। इसका मतलब कि आपके पास जो टर्निंग पॉइंट आ गया अपने ग्राफ का, वो आ गया है 1,0। इज दैट क्लियर? कि मसला यहाँ तक? सर आई डोंट गेट इट। कहाँ बेटा जाना, कहाँ समझ में नहीं आया? देखो सर आपने एक्स को कैसे निकाला? बता रहा एक्स हूँ, माइनस वन बता रहा जीरो। हूँ। कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म के अंदर जब आप x-1 को इक्वेट करें 0 के, तो बेटा वो आपके पास आ जाता है x कोऑर्डिनेट टर्निंग पॉइंट का, और ये आपके पास जो आगे लिखा हुआ होता है ना, ब्रैकेट के जो बाहर लगा हुआ होता है, ये बिल्कुल एज इट इज नीचे आता है y कोऑर्डिनेट बन के। तो आपके पास अब ये x ये ना -1 था, बन जाएगा +1। तो आपके पास जो x कोऑर्डिनेट आ गया टर्निंग पॉइंट का, +1 आ गया, और y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। यस, इज क्लियर? यस सर सो समझ कंप्लीटेड आया। स्क्वायर फॉर्म के अंदर जब आप लास्ट में x-1 को इक्वेट कर दो 0 से, तो आपके पास वहां से टर्निंग पॉइंट निकल के आ जाते हैं, और y वाला बिल्कुल एज इट इज जो आखिर में लिखा होता है नंबर, वो एज इट इज साइन के साथ नीचे आता है, ठीक है जी। तो आपके पास जो टर्निंग पॉइंट आ गया है वो आ गया ये है तो हमारा वाई इंटरसेप्ट ही था। कौन वन सा वाला? वन जीरो वाई इंटरसेप्ट ही था ये हमारा 10। y इंटरसेप्ट वो तो बिल्कुल 1 ही है, y इंटरसेप्ट तो 1 ही रहेगा। जो टर्निंग पॉइंट है आपका, y इंटरसेप्ट बेटा 1 0 नहीं आया, y इंटरसेप्ट जो है वो आपका y का 1 है और x का 0 है। टर्निंग पॉइंट x का 1 है और y का 0 है, वाइस वर्सा ये, ठीक है। ठीक है सर। सही है। अच्छा बस 1 मिनट हो गया, मैं बस 1 मिनट रुकिएगा, मैं बच्चे बुला रहा हूँ मेरे। अच्छा जी आगे बढ़े बेटा। टर्निंग पॉइंट आ गया आपके पास, तो अब बस ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेटिक कर्व है ना, तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट +1 होगा, ये है +1 हमारा, और मुझे जो है इसकी टर्निंग पॉइंट क्या है, x1 है और y0। तो बेटा x1 तो यहाँ पर कहीं होगा, ये पॉइंट है यहाँ पर x1 होगा और y0 होगा, ठीक है। तो y to I will, what I will do, I will make a happy face like this, ठीक है। और ये हैप्पी फेस का टर्निंग पॉइंट है, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर चले गया वैसे मेरा ये। 1 मिनट मेरा इसको तो सही कर लेते हैं। तो लेट सपोज कि आपके पास जो है ना यहाँ पर +1 जो कि y इंटरसेप्ट है, ये आपका बन गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कोई मसला बेटा यहाँ तक प्लीज कंफर्म? नो सर। बेटा सबके पास समझ में आ गई है? जी ठीक है, सर। तो ये हमारा बन गया इसका ग्राफ। Yes. अब दूसरा ग्राफ देखेगा। दूसरा ग्राफ, यार 1 मिनट को बेटा जाना, अभी छोड़ो, खैर खैर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। इसका इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ, इक्वेशन लिखिए, y इज इक्वल्स टू हाफ x+1। ये बिकॉज इट इज अ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू नो कि आपके पास दो चीज चाहिए होती है, बिकॉज ये बन रही है y इज इक्वल्स टू mx+c। इट इज अ स्लांटिंग लाइन इक्वेशन, एंड फॉर द स्लांटिंग लाइन इक्वेशन आपकी पास दो रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। फॉर द स्लांटिंग इक्वेशन यू हैव ओनली टू रिक्वायरमेंट्स, और वो टू रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कि आपको बेटा उसमें एक तो y इंटरसेप्ट चाहिए होता है, जो कि आपको यहाँ पर +1 है इसका भी, तो दिस c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, ठीक है। और आपको चाहिए होते हैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब हम कैसे निकालते हैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट? इन द इक्वेशन ऑफ लाइन में जाके मुझे निकालना है पहले y कोऑर्डिनेट। तो फॉर द y कोऑर्डिनेट आई नो कि ऑन द y एक्सिस x की वैल्यू कैसी होती है, 0 होती है, तो ये आ जाएगा सिंपल हाफ ऑन द प्लेस ऑफ x0+1। तो y इज इक्वल्स टू 0+1, दिस इज 1 आएगा। आपके पास जो y कोऑर्डिनेट वो तो 1 आ गया। अब मुझे निकालना है x कोऑर्डिनेट, तो फॉर द x कोऑर्डिनेट व्हाट आई विल डू, मैं उसी इक्वेशन में जाके अब मैं y0 पुट करूंगा, बिकॉज x एक्सेस के ऊपर y की 0 होती है, तो 0 इज इक्वल्स टू हाफ x+1। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ आ जाएगा 2, और ये बन गया x+1, तो ये 2 - 1, अच्छा 1 मिनट, 2 - 1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है जी।
तो बस सॉल्व कर लिया, मेरे पास यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए एक्स और वाई के भी। उसके बाद नीचे अप्लाई कर दूंगा मैं, और मेरा इसका स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि ये स्लांटिंग लाइन है। स्लांटिंग मीन्स के आपके पास स्लोपिंग लाइन बढ़ेगी टेढ़ी वाली। ठीक है जी, ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स इसके आ गए हैं वो आ गए हैं मेरा, एक मिनट, x-2, एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर एक ऐसे मिनट नहीं रुकिए। करेंगे, हाँ -1 उधर लेकर चलेंगे हाँ सही है, फिर अब सही है, एक्स 1 ओवर -1 टू। इधर। तो वेरी गुड, -2 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया -2। ठीक है, y इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन दैट इज +1, यू नो, सही है। x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है जी, अब x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट 1 है, तो -2 आपका यहाँ पर कहीं होगा x का, और y कोऑर्डिनेट हमारा 1 है, तो 1 तो ऑलरेडी गिया हुआ है, वैसे यहाँ पर भी गिवन किया हुआ है आपको। ठीक है जी, अब नाउ यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, यूं करके। कैंसिल क्यों हो गई है, आ जाए, सही। तो विद द हेल्प ऑफ द स्केल यू विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जो कि कट करती हुई जाए इन दो पॉइंट्स को लाजमी यूं करके। ठीक है जी, तो ये आपका इसका हो गया, और फॉर द नेक्स्ट पार्ट ये इसकी लाइन बन जाएगी। इसको हम लिख देंगे कि भाई ये हमारी आ गई है y इज इक्वल्स टू हाफ x+1 की लाइन। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये इसका स्केच बन गया। इन द नेक्स्ट पार्ट उसने पूछा हुआ द ग्राफ ऑफ द y x-1 का होल स्क्वायर एंड y हाफ x+1 इंटरसेक्ट्स एट a एंड b। ठीक है, इंटरसेक्ट्स एट a एंड b, इस पॉइंट का नाम है a। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना पहला, इसको एक्सीड करना पड़ेगा ऊपर तक। ये जो लाइन है वाली हमारी, ये ऊपर ही जा रही है। ठीक है जी, और जहां इस लाइन ने इस ग्राफ को कट किया है, ये हमारा क्या आ रहा है, पॉइंट बी। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक यूनिवर्सल तरीका सिखा रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाले जाते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू इक्वेशंस गिवन, आपके पास जगह जरा कम है यहाँ पर, तो मैं इसको जो है ना यहाँ से हटा के ऊपर लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है ये। ठीक है, शॉर्ट कर दिया, यहाँ कब करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा साइमल्टेनियस इक्वेशन से निकाला जाता है, इज इक्वल्स टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है जी, अच्छा जी, यू हैव टू इक्वेशंस, पहली है y इज इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर, और दूसरी है y इज इक्वल्स टू हाफ x+1। अब जैसे केयरफुली देख लो, दोनों में y है ना, तो y से y को हम लोग इग्नोर कर देंगे। और पहला स्टेप क्या होता है फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, मेक y सब्जेक्ट इन बोथ इक्वेशंस। आपके पास दोनों इक्वेशंस के अंदर ऑलरेडी y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो विल स्किप द फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। स्टेप टू क्या होता है, इक्वेट बोथ इक्वेशंस। इक्वेट का मतलब क्या होता है कि हम इसके इतने पार्ट को बीच में इक्वल्स टू लगा के इतने पार्ट से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, दिस विल लुक्स लाइक दिस कि x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा x/2+1। ठीक है बेटा, इस वाले पार्ट में फॉर्मूला ओपन कर दूंगा, a-b का होल स्क्वायर, दिस विल लीड्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ऐसे ले लूंगा तो नीचे 1 लगा के 1 टाइम्स ऑफ 2, तो टाइम्स ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1। x टाइम्स ऑफ 1 तो x ही होता है, 2 टाइम्स ऑफ 1 2 ही होता है, डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2। और यहाँ फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ पर x, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर x। ठीक है जी, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, और एक्स स्क्वायर -2x+1 इज इक्वल्स टू x+2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ से उठ कर आगे इस पूरी टर्म से हो जाएगा मल्टीप्लाई, this looks like this, x square -2x+1 is equals to x+2, and this is 2x square -4x positive 2। ठीक है, 2x square -4x+2 रहा एज इट इज, ये यहाँ पॉजिटिव एक्स का बनेगा -x,
दिस इज -x, ये है +2, तो यहाँ के बन जाएगा -2, और वहां बच गया इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये हो गया 2x², -4x और -x, तो इस पे लीड्स टू -5x। उसके बाद ये है आपके पास +2 से -2 का कैंसिल, यू विल गेट 2x² -5x इज इक्वल टू 0। ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एंड यू नो कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आपके पास x कॉमन, तो ये अंदर आ जाएगा 2x -5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, बिकॉज इक्वल टू 0 लगा हुआ है, दिस मीन्स कि आपके पास दोनों पार्ट्स, x भी हमारे पास 0 के बराबर है, और आपके पास 2x-5 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एक तो कोऑर्डिनेट x का आ गया है, और दूसरा आपका आ गया है 2x-5, तो दिस विल लीड्स टू +5 एंड x इक्वल्स टू 5/2। तो ये आपके दो कोऑर्डिनेट्स आ गए x के, दैट इज 0 एंड 5/2। कोई मसला यहाँ तक, प्लीज कंफर्म। सर कैन यू रिपीट, आपने कैसे इनको इक्वेट किया? आई डोंट गेट इट, लाइक व्हाई? साइमल्टेनियस इक्वेशन का मैंने तरीका अप्लाई किया है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, दो तरीके होते हैं, द वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द अदर वन इज एलिमिनेशन मेथड। मैं प्रेफर करता हूँ एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज ए लेवल्स के अंदर भी आपको वही काम करना होता है। ठीक है, तो इन द एलिमिनेशन मेथड व्हाट इज द स्टेप, पहला स्टेप होता है मेक वाई सब्जेक्ट इन बोथ इक्वेशंस। ठीक है, यू हैव टू मेक वाई सब्जेक्ट इन बोथ इक्वेशंस। आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी वाई सब्जेक्ट दोनों में बने हुए थे, ये भी वाई बना हुआ था, ये भी वाई बना हुआ था। दिस मीन्स कि आपने स्टेप 1 को स्किप कर दिया। स्टेप 2 क्या होता है सेवन इक्वेशन के अंदर, इक्वेट बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट मीन्स बीच में लगाते हैं इक्वल्स टू और दोनों हैंड्स को इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने, a-b का होल स्क्वायर, दैट इज a² -2ab + b², और इस वाले हैंड पे यहाँ पर सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर। ठीक है बेटा, पूरा सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। और मैंने, बिकॉज जीरो का मतलब क्या था कि ये x भी 0 के बराबर है, एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स टू 0, यहाँ से मैंने निकाल लिए एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये इसके मेरे अभी एक्स कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए हैं। ठीक है, जाना कोई मसला यहाँ तक? नो सर, समझ आ गया। सही है, तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो कोशिश करना कि उसको आप लोग सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, दोनों में ओके सेम सर, आंसर आता है वैसे तो, दोनों में सेम आंसर आता है। तो वी हैव टू मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन, एक होता है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा होता है एलिमिनेशन। बट मैं बच्चों को प्रेफर करता हूँ कि वो एलिमिनेशन करें, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन वहाँ बच्चे गलती कर कर आ जाते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेप थोड़ा सा मुश्किल आता है, जहाँ बच्चे अक्सर गलती कर कर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसने पूछा हुआ है कि आपको लेंथ चाहिए ए बी की, तो भाई लेंथ के लिए तो मुझे दोनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स की भी और वाई की भी, बिकॉज लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर +(y2 - y1) का होल स्क्वायर। अब मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट तो आ गए, चलो मैं कह दूं कि भाई ये मेरे पास x1 है और ये मेरे पास x2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट नहीं है। बट आई नो कि मेरे पास ये दोनों जो कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं, ये इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर है, मुझे इनके y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो फॉर फाइंडिंग द y कोऑर्डिनेट्स आपकी मर्जी है, चाहे आप इसको यूटिलाइज करो, या आप इसको जो आपको आसान लगे, आप इन दोनों के अंदर या किसी एक को सेलेक्ट कर लो, किसी को भी, तो बेटा उसमें पहले x पे आप 0 पुट करो और y की वैल्यू बाहर निकालो, फिर ऑन द प्लेस ऑफ x 5/2 पुट करो और y की वैल्यू बाहर निकाल लो। ठीक है, तो आपके पास इसके y कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। सो आई थिंक मुझे जरा ये आसान लग रहा है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ कि भाई y इज इक्वल्स टू, अब y इज इक्वल्स टू, इक्वेशन लिखी हुई है ½ x + 1, तो ऑन द प्लेस ऑफ x पहले मैं 0 पुट के सॉल्व कर रहा हूँ, तो हाफ 0 + 1, तो y इज इक्वल्स टू +1, ये मेरा आ गया इसका एक कोऑर्डिनेट। x को 0 पुट किया जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। ठीक है, अब मैं जो सॉल्व करूंगा इसी के अंदर क्वेश्चन डाल के, तो अब मैं ऑन द प्लेस ऑफ x 5/2 सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो हाफ ऑन द प्लेस ऑफ x यहाँ आ गया 5/2 +1, तो y इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहा, 2 टाइम्स ऑफ 2 इज 4, और यहाँ लगा हुआ था +1। सिंप्लीफाई करूँगा ऐसे में, तो 1 टाइम्स ऑफ 4, 1 टाइम्स ऑफ 4, 4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 1, तो y इज इक्वल्स टू 5 +4 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 1 इज 4, तो ये मेरा आ गया 9/4। तो जब आपने x को 5/2 पुट किया तो आपके पास y कोऑर्डिनेट 9/4 आ गया। सबको ये बात समझ में आ गई है या नहीं आई, प्लीज कंफर्म। समझ में आ गई सर। ठीक है जी, अब बस काम हो गया हमारा, बस ये इसको बदल रहा हूँ कि हम भाई ये लेंथ। x1, हाँ, और ये y1 बन जाएगा,
और ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डिस्टेंस लेंथ वाला, वो होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 मार्क्स की क्वेश्चन की। ठीक है, ये भी तो लंबा काम किया है। तो x2 आपके पास आ गया है 5/2, नेगेटिव x1 आ गया है 0, होल स्क्वायर लेंगे, फिर y2 लेंगे 9/4 और y1 ले लेंगे 1 होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करना, ठीक है, कैलकुलेटर के अंदर बता दें जो भी आंसर लोग आए वो खुद लिख देना इसके आगे, तो यहाँ तुम्हारा इसका पूरा आंसर निकल कर आ जाएगा, और जो भी तुम्हारी वैल्यू आए उसको यहाँ पर लिख देना। ठीक है जी, कोई मसला है यहाँ तक? सही है, तो ये आपका आ गया इसका आंसर। यस बेटा, कोई मसला है तो बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज कंफर्म। अहमद तुम क्लास में आ गए हो? यस अहमद, सर। यस। अबे यार सॉरी सॉरी यार ब्रो, मैं बस अभी क्लास कुछ एंड कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मेरी एक एएससी क्लास भी है और एक बच्चा आ भी चुका है, तो बस आई थिंक कि हमें रुक जाना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो तो बड़े आसान से पार्ट है, तो चलो जल्दी से आओ, तुम्हें आगे सॉल्व कर देता हूँ और क्या। ठीक है जी, सारी चीजें आ जाओ। बेटा अहमद बस मुझे 5 मिनट और देना, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं हम बस। ओके। अच्छा जी बेटा, ये तो बच्चों वाला पार्ट है, तो ये आप सॉल्व कर लेना। y इज इक्वल्स टू ऑन द प्लेस ऑफ x, यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, तो इसका आंसर जो आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस वन, जो कि आपकी सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 5। तो ये तो आ गया y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, सही है जी। अब नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द टू स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब जहाँ आपके पास dy/dx 0 होता है, दिस इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द dy/dx। सही है, तो ये आ जाएगा 4x का क्यूब नेगेटिव 12x का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया इसका dy/dx। अब ऑन द प्लेस ऑफ dy/dx यू विल पुट 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 4x क्यूब नेगेटिव 12x स्क्वायर, और बस सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, और सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू कि इसमें पहले कॉमन लेंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ x और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो उसका मतलब कि आपके पास 4x स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड x-3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। आपके पास x का इक्वल 0 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा 3। ठीक है, ये आपके अभी x कोऑर्डिनेट आ गए। आपको y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इसके। फॉर द y कोऑर्डिनेट आप क्वेश्चन की मेन इक्वेशन में जाके वही काम करेंगे। ऑन द प्लेस ऑफ x पहले 0 पुट कर लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 0 का 4 नेगेटिव 4x क्यूब। ऑन द प्लेस ऑफ y, ऑन द प्लेस ऑफ x आई विल पुट 0, तो मेरे पास जो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो तो आ जाएगा, वो 0 ही आएगा। ठीक है, y भी 0 आएगा, तो जो आपने x 0 पुट किया आपका y भी 0 आ गया, पहला कोऑर्डिनेट तो ये आ गया। दूसरे के अंदर वही काम करना है सेम। ऑन द प्लेस ऑफ x नाउ आई विल पुट 3, सो 3 का 4 टाइम्स ऑफ 4 क्यूब। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर -27। तो आपने जब आपने x3 पुट किया तो यू विल गेट द आंसर 927, और ये आ गया इसका आंसर। कोई मसला था बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज कंफर्म जल्दी से। यस सर, समझ आ गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसे वाले पे आ यस। जाओ, उसके लास्ट पार्ट चल रहा है। y is equals to xt plus 2xq, okay, where dy is dx is right function, find the value of the p and q। आपको p और q वैल्यू बाहर निकालनी है, बट फर्स्ट पार्ट यू विल डू, आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू p उठ के स्टार्ट में आ जाएगा, ये बन जाएगा px, पावर में से किया एक माइनस, दिस इज p-1 प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास q आ गया स्टार्ट में, जिससे लीड्स टू 2q, एक्स बॉक्स रहेगा एज इट इज, और पावर में से एक -1 कर देंगे। ठीक है, अब यू कैन सी कि आपके पास ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म बन गई है dy/dx की ड्राइव फंक्शन जैसी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 11x10 प्लस 10x4। ठीक है जी, मुझे चाहिए है p और q की वैल्यू, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ p और q व्हाट आई विल डू, मैं इनके पार्ट्स को कंपेयर कर लूंगा। ठीक है जी, तो ये p-1 ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। सॉरी p-1 नहीं, एक मिनट। ठीक है, मुझे चाहिए पी और क्यू की वैल्यू, तो बेटा मेरे पास ये पी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू नीचे कितनी आ रही है, 11 आ रही है। ठीक है, 11। अब मुझे चाहिए क्यू की वैल्यू। ठीक है जी, अब मसला ये है कि क्यू जो है उसके साथ में 2 भी लगा हुआ है। ठीक है, ये लगा हुआ है 2q और नीचे लगा हुआ है 10, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कंपेयर दिस वन। पी की जगह 11 आ जाएगी और क्यू की है 2q इज इक्वल टू 10। ठीक है, पी तो 11 ऑलरेडी आ चुका है, मुझे निकालनी है क्यू की, तो 10/2, 5। सो 2 टाइम्स ऑफ 1 2 टाइम्स ऑफ 5, आपकी वैल्यू आ गई क्यू इज इक्वल टू 5। तो ये आपका हो गया पूरा पेपर सॉल्व।
और ये इसके 5 हो गए। ठीक है जी, कोई मसला है तक? नो सर। तो पेपर पूरा सॉल्व हो गया आप लोग का। 2019 का पेपर था ये, 2019 मई जून, और वेरिएंट 2। ठीक है बेटा, तो नाउ यू गाइस कैन लीव। मेरी दूसरी क्लास भी एएस की बच्चे भी आ चुके हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।